नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस सफ़र पर आगे बढ़ते हुए इस मोड़ पर हम सुनेंगे हरिशंकर परसाई जी की एक हास्य व्यंग्य रचना, विज्ञापन में बिकती नारी। तो अब हम चलते हैं रचना की ओर और सुनते हैं विज्ञापन में बिकती नारी। तो सुनना प्रारंभ करें। अखबार में भविष्यफल और विज्ञापन जरूर पढ़ता हूँ। जिनका कोई भविष्य नहीं है उन्हें भी भविष्यफल पढ़ना चाहिए। कभी कभी फल में से भविष्य निकल पड़ता है, जैसे अकाल में से राहत कार्य अधिकारियों के बंगले निकल पड़ते हैं। मेरी राशि के सामने लिखा रहता है, इस सप्ताह आर्थिक तंगी रहेगी, पर पैसे का प्रबंध हो जाएगा। मेरे और भारत सरकार के ग्रह एक से पड़े हैं, उसका भी यही स्थायी भविष्य फल है। आर्थिक तंगी रहेगी, पर पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं पास का पैसा खर्च करने निकल पड़ता हूँ। तंगी होगी तब पैसे का इंतजाम होगा, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तंगी ही ना होगी तो ग्रह क्यों इंतजाम करेंगे? भारत सरकार तंगी पैदा करती है तो ग्रह कहीं अमेरिका के, कहीं रूस के, कहीं विश्व बैंक के पीछे पड़कर पैसे का इंतजाम करवा देते हैं। उस दिन भविष्य फल पढ़ते ही मैं तंगी पैदा करने निकल पड़ा। पास में कुछ रुपए थे, ये अगर बने रहे तो ग्रह कहीं से पैसा नहीं दिलवाएंगे। मैंने तय किया, एक पंखा खरीदकर तंगी पैदा कर ली जाए। मैंने अखबार में पंखों के विज्ञापन देखे। हर कंपनी के पंखे के सामने स्त्री है। एक पंखे से उसकी साड़ी उड़ रही है और दूसरे से उसके केश। एक विज्ञापन में तो सुंदरी पंखे के फलक पर ही बैठी हुई है। मुझे डर लगा, कहीं किसी ने स्विच दबा दिया तो। ऐसी बदमाशियां आजकल होती रहती हैं। मैं सुंदरी के लिए बहुत चिंतित हुआ। पिछले साल मेरा 1 महीना ऐसी ही चिंता में कटा था। एक पत्रिका ने मुख पृष्ठ सजाने के लिए चित्र छापा था। तीसरी मंजिल की खिड़की पर स्त्री पैर लटकाए बैठी है। मैं परेशान हो गया। जरा सा झोंका आए तो यह गिर पड़ेगी। रात को एकाएक नींद खुल जाती और मैं सोचता, पता नहीं उसका क्या हुआ, कहीं गिर तो नहीं पड़ी। अगला अंक जब आया और मैंने देख लिया कि लड़की उतर गई है, तब चैन पड़ा। सोचा यही पंखा खरीद लूं, स्त्री को उतारकर घर पहुंचा दूं और कहूं, बहन जी, इस तरह पंखे पर नहीं बैठा करते, पंखे तो बिक ही जाएंगे, तुम उनके लिए जान जोखिम में क्यों डालती हो? मैंने बहुत पंखे देखे, किसी के सामने कोई पुरुष बैठा हुआ हवा नहीं ले रहा है। कोई पंखा कोई पुरुष इसलिए क्यों खरीद ले कि उससे सुंदर स्त्री की साड़ी उड़ रही है? अगर उसका पुरुष पर कोई असर ना हो तो धोखा हो जाएगा। लेकिन कमोबेश हर चीज का यही हाल है। टूथपेस्ट के इतने विज्ञापन हैं, मगर हर एक में स्त्री ही उजले दांत दिखा रही है। एक भी ऐसा मंजन बाजार में नहीं है जिससे पुरुष के दांत साफ हो जाएं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश का आदमी मुंह साफ करता ही नहीं है? यह सोचकर बड़ी घिन आई कि ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो मुंह भी साफ नहीं करते। इस विज्ञापन में लड़के ने एक खास साइकिल खरीद ली है। पास ही लड़की खड़ी है।
बड़े प्रेम से उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अगर लड़का दूसरी कंपनी की साइकिल खरीद लेता तो लड़की उससे कहती, हटो, हम तुमसे नहीं बोलते, तुमने अमुक साइकिल नहीं खरीदी। यह एक और लड़की है जो प्रेमी को एक खास सिगरेट पिलवा रही है। वह सिगरेट पी रहा है और यह मुग्ध भाव से देख रही है। तू यह मत समझ लेना कि मैं तेरे रूप और गुण पर मुग्ध हूं। मैं तो इसलिए तुझे प्यार करने आई हूं कि तू यह सिगरेट पीता है। ये 4-5 सुंदरियां उस युवक की तरफ एकटक देख रही हैं। सुंदरियों, तुम उस युवक पर क्यों मुग्ध हो? वह सुंदर है इसलिए? नहीं, वह अमुक मिल का कपड़ा पहने है इसलिए। वह किसी दूसरी मिल का कपड़ा पहन ले तो हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम मिल की तरफ से मुग्ध होने की ड्यूटी पर हैं। सुंदरी को ट्रक और टायर से क्या मतलब? मगर इस विज्ञापन में ट्रक खड़ा है, ट्रक के मालिक सरदार जी खड़े हैं, एक टायर रखा है और सुंदरी इशारा कर रही है कि वह टायर लगाओ। यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पेस्ट, कपड़ा, सिगरेट में दखल अंदाजी चल सकती है, मगर ट्रक का मामला खतरनाक है। ट्रक को अमृतसर से बंबई गेहूं भरकर ले जाना है। अगर स्त्री के कहने से रद्दी टायर लगा लिया और वह कहीं बीच जंगल में धोखा दे गया तो सरदार जी का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी किस पर? मैंने कोई विज्ञापन ऐसा नहीं देखा जिसमें पुरुष स्त्री से कह रहा हो कि यह साड़ी या यह स्नो खरीद ले। अपनी चीज वह खुद पसंद करती है, मगर पुरुष की सिगरेट से लेकर टायर तक में दखल देती है। ऐसा लगता है सारी अर्थव्यवस्था पर नारी सौंदर्य ने कब्जा कर रखा है। मैं नहीं जानता स्त्रियां इन विज्ञापनों में अपने रोल के बारे में क्या सोचती हैं, मगर इनसे ये निष्कर्ष निकलते हैं। इस देश की सारी सुंदर स्त्रियां कंपनियों की नौकरानियां हैं। उनका काम कंपनी की तरफ से पुरुष को फुसलाना है। सुंदर स्त्री के जीवन का महान उद्देश्य है किसी कारखाने का माल बिकवाना। सौंदर्य की परिभाषा: सौंदर्य स्त्री की वह मोहिनी शक्ति है जिसके वशीभूत होकर पुरुष रद्दी सामान खरीद लेता है। इस देश का पुरुष बॉडम है, उसे किसी चीज की परख नहीं है, उसमें सुरुचि का भी अभाव है। स्त्री सिगरेट और टायर के मामले में भी विशेषज्ञ होती है। इस देश का पुरुष स्त्री का गुलाम है, वह जो चीज बता देती है उसी को खरीद लेता है। स्त्री अपने उपयोग के किसी सामान में पुरुष को दखल नहीं देने देती। वह साड़ी अपनी इच्छा से खरीदेगी, मगर पुरुष को टायर अपनी इच्छा से नहीं खरीदने देगी। कोई सुंदर स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं करती। वह उसी पुरुष से प्रेम करने लगती है जो उसकी बताई कंपनी का माल खरीदता है। सच्चा प्रेम सिर्फ कुरूप स्त्रियां करती हैं, क्योंकि वे किसी कंपनी का माल नहीं बिकवाती। अब सिर्फ कुरूप स्त्री भरोसे के लायक रह गई, सुंदरी का कोई भरोसा नहीं। कोई सुंदरी अगर मेरी तरफ मुग्ध होकर देखती है तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं उस कंपनी के जूते पहने हूँ जिसकी तरफ से यह मुग्ध होने की ड्यूटी कर रही है। अगर कोई सुंदरी पुरुष से लिपट जाए तो यह सोचना भ्रम है कि वह तुमसे लिपट रही है। वह शायद राम प्रसाद मिल्स के सूट के कपड़े से लिपट रही है। अगर कोई सुंदरी तुम्हारे पांवों की तरफ देख रही है तो वह
सतयुगी समर्पिता नारी नहीं है, जिसके लिए कहा गया है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वह तुम्हारे पांवों में पड़े धर्मपाल शू कंपनी के जूते पर मुग्ध है। सुंदरी आंखों में देखे तो जरूरी नहीं कि वह आंख मिला रही है, वह शायद नेशनल ऑप्टिशियंस के चश्मे से आंख मिला रही है। प्रेम व सौंदर्य का सारा स्टॉक कंपनियों ने खरीद लिया है, अब ये उन्हीं के मार्फत मिल सकते हैं। तो ये थी व्यंग्य रचना विज्ञापन में बिकती नारी। रचना के बारे में आप अपने विचार हमारे साथ भी साझा करें। यदि ये प्रस्तुतिकरण आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा, शुक्रिया।